हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल्स एंड कोर्ट्स, राजधानियाँ और दरबार। इसका सेकंड पॉइंट हमारा चल रहा था मुग़ल कोर्ट, मुग़ल दरबार, जिसके बारे में जो हाफ पार्ट था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और जो आगे का हाफ पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो राजा है उसकी जो दैनिक दिनचर्या है वो कैसे स्टार्ट होती थी, कि राजा उठने के बाद में जो भगवान की प्रेयर वगैरह करने के बाद में झरोखा दर्शन करते थे। झरोखा दर्शन वहाँ पे 1 घंटा लगभग बिताते थे, जहाँ वो छोटे छज्जे पे जाके खड़े हो जाते थे और जो प्रजा के लोग थे वो उनका दर्शन पाने के लिए नीचे खड़े रहते थे। लगभग 1 घंटा झरोखा दर्शन में बिताने के बाद में जो राजा है वो राज्य के कार्य, जो खुद के निजी कार्य थे, उनको निपटाने के लिए सभा भवन में चले जाते हैं। तो वहीं से हम आगे देखते हैं। अब इसमें 2 सभा भवन का जिक्र किया गया है कि कौन कौन से सभा भवन थे। ठीक है, देखते हैं इसमें दीवाने आम, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, दीवाने आम, जहाँ पे आम दिया है यानी कि आम लोगों के लिए, जो प्रजाजन थे उनके लिए जो एक सभा भवन बनाया गया था। ठीक है, द पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, एक सार्वजनिक सभा भवन। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट, द एम्परर यूज्ड टू विजिट द दीवाने आम टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट, कि झरोखा दर्शन करने के बाद में जो राजा हैं वो कहाँ पे जाते थे, दीवाने आम में। जो प्राइमरी बिजनेस थे उनके, जो प्राथमिक व्यवसाय थे, खुद की जो सरकार के, खुद की गवर्नमेंट के, खुद के राज्य के जो उनके प्राथमिक व्यवसाय थे, प्राइमरी बिजनेस थे, उनको देखने के लिए, उन पर डिस्कस करने के लिए वो दीवाने आम में चले जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्टेट ऑफिशियल यूज टू प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स एंड मेड रिक्वेस्ट देयर, कि जो स्टेट ऑफिशियल्स थे, जो राज्य के जो अधिकारी थे, ठीक है, राज्य के अधिकारी यहाँ पे दीवाने आम में ही जो उनकी रिपोर्ट होती थी किसी भी मुद्दों को लेकर, जिन पे वो अपनी रिपोर्ट बनाते थे, उनको कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था, दीवाने आम में। ठीक है, और मेड रिक्वेस्ट देयर, ठीक है, और वो यहाँ पे राजा से निवेदन करते थे, जैसे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसका सॉल्यूशन जैसे बताते थे। कुछ भी आप उसमें लगा सकते हो कि राज्य में किसी चीज़ की कमी है, पानी की कमी है, ठीक है, तो उसके लिए राजा को सॉल्यूशन देना कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी जो डिस्कस होते थे वो कहाँ पे होते थे, दीवाने आम में। उसके बाद यहाँ पे जैसे जो उनकी प्रजा होती थी उसमें से जैसे जो आम नागरिक हम कहते हैं, उनको अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन भी कहाँ पे किया जाता था, दीवाने आम में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रजाजन होते थे उनको आने का, उनकी छूट होती थी, वो यहाँ पे आ सकते थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दीवाने खास, जैसे नाम से ही दिख रहा है खास, यानी कि कुछ अलग से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दीवाने खास में, द एम्परर यूज टू डिस्कस प्राइवेट गैदरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो राजा हैं वो अपनी प्राइवेट गैदरिंग करते थे, जो निजी सभाएं थी उनका आयोजन यहाँ पे किया जाता था। एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स इन दीवाने खास, और जो उनके गोपनीय मुद्दे थे, ठीक है, गोपनीय मुद्दे जैसे कि राज्य की सुरक्षा को लेकर, राज्य की जो फोर्स होती थी आर्मी, उसको लेकर, ऐसे जो गोपनीय मुद्दे होते थे उनके ऊपर डिस्कस कहाँ होती थी, दीवाने खास में। दीवाने खास में सभी लोगों का आना, जैसे आ नहीं सकते थे, जो प्रजाजन थे वो नहीं आ सकते थे। यहाँ पे कौन होते थे, जो वरिष्ठ मंत्री होते थे, जो मिनिस्टर वगैरह होते थे इनके कैबिनेट के, वो ही लोग यहाँ पे उपस्थित रहते थे। ठीक है, तो राजा यहाँ पे क्या करते थे, प्राइवेट गैदरिंग, निजी जो मंत्रियों के साथ, जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे डिस्कस, किसी भी चीज़ के जो गोपनीय मुद्दे थे उन पे डिस्कस करते थे। ठीक है, सेकंड है इसमें टैक्स ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड देयर अकाउंट्स, जो कर अधिकारी थे, जो टैक्स ऑफिसर्स थे, वो जो उनका बही खाता था, जो उनके अकाउंट्स थे, जो लेखा जोखा था, उसको यहाँ पे प्रेजेंट करते थे, राजा के सामने प्रस्तुत करते थे कि कौन सा टैक्स लगाए गए हैं, कितनी आमदनी हुई है, कितना मतलब उनको खर्च हुआ है उनका, इन सब चीज़ों की जो डिस्कस थी वो कहाँ पे की जाती थी, दीवाने खास में। ठीक है, नेक्स्ट है द एम्परर वेव द वर्क्स ऑफ हाईली रेपुटेड आर्टिस्ट और बिल्डिंग प्लान्स ऑफ आर्किटेक्ट, कि यहाँ पे राजा कभी कभी क्या करते थे, जो हाईली रेपुटेड, जो प्रतिष्ठित आप कलाकार कह सकते हैं, आर्टिस्ट, वो जो भवनों के या बिल्डिंग्स के जो नक्शे बनाते थे, ठीक है, उनको भी यहाँ पे राजा देखते थे, उनके बारे में डिस्कस करते थे। जैसे कौन सी बिल्डिंग, जैसे आप कह सकते हो राजा के रहने के महल हैं या कोई और भी इमारत जो राजा बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, तो उनके जो नक्शे होते थे, उनके बारे में जो योजनाएं होती थी, उनका डिस्कस भी कहाँ किया जाता था, दीवाने खास में। ठीक है, दूसरा इसमें हम देखेंगे कि
जो राजा फेस्टिवल मनाते थे, जो त्यौहार उस टाइम में मनाए जाते थे, उनका आयोजन भी कहाँ किया जाता था, दीवाने खास या दीवाने आम में। जैसे उस टाइम पीरियड में कौन कौन से आप देख सकते हो त्यौहार मनाए जाते थे, जैसे होली हो गया, ईद हो गया, शब बारात हो गया। फिर जो राजा का राज्याभिषेक दिवस जो मनाया जाता था उसको भी यहाँ पे मनाते थे, ठीक है, दीवाने खास में। तो इसमें एक आता है जैसे शब बारात, ठीक है। शब बारात एक त्यौहार के बारे में दिया गया है। तो शब बारात क्या है? शब बारात जो हिजरी कैलेंडर है, जो मुस्लिम यूज़ करते हैं, जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनके जो 30 त्यौहार आते हैं, उनके जो फेस्टिवल आते हैं, वो है हिजरी कैलेंडर, ठीक है। तो हिजरी कैलेंडर का जो 8th मंथ है उसमें ये त्यौहार मनाया जाता है शब बारात। इसमें क्या होती है कि जो मुसलमान लोग हैं उनका क्या मानना है कि इसी दिन जो उनके गॉड हैं, जो उनके भगवान हैं, वो उनका भाग्य लिखते हैं, उनका जो भाग्य में होने वाली घटनाएं हैं उनको लिखा जाता है, और जो उनके पुराने किए गए जो पाप हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो इसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं कि सभी मुसलमानों का भाग्य जो गॉड है वो इसी दिन लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया शब बारात। उसके बाद में जैसे कुछ मेन जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो कौन से हैं, जैसे जो किंग है उसके जैसे बर्थडे जो उनके मनाए जाते हैं, जन्मदिन, जैसे सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग, जो सोलर ईयर और लूनर ईयर के अकॉर्डिंग, जैसा सोलर ईयर हम पढ़ते हैं कि वो 365 दिन का होता है, और जो लूनर ईयर होता है वो 354 दिन का होता है। तो दोनों वर्ष के अकॉर्डिंग जब भी राजा का जो बर्थडे होता है उसको दीवाने खास में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जो पर्शियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो नववर्ष आता है, जिसे हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो जो नववर्ष आता है उसको क्या कहा जाता है, नौरोज उसको कहा जाता है, नौरोज, ठीक है। इसको भी दीवाने खास में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा है कि जो विवाह उत्सव होते थे, विवाह समारोह होते थे, जो राजकुमारों के, राजकुमारियों के, राजा रानियों के जो विवाह होते थे, उनका भी दीवाने आम और दीवाने खास में उनको सेलिब्रेट किया जाता था। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है दारा सिकोर नादिरा का विवाह। दारा सिकोर जो शाहजहाँ के बेटे थे, उनका विवाह एक राजकुमारी नादिरा के साथ में किया जा रहा है। तो उसकी जितनी भी जो एक्टिविटी है, चाहे उसमें मेहंदी का आप लगा सकते हो, मेहंदी के जो रीति रिवाज है, या फिर जो संगीत का रीति रिवाज है, वो सभी को कहाँ पे किया जा रहा है, दीवाने खास में किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ही जैसे बताया गया है कि जो मतलब शासक वर्ग के जो शादी होते थे, विवाह उत्सव होते थे, वो काफ़ी महंगे होते थे, उन पर काफ़ी खर्च किया जाता है। जैसे कि जो दारा सिकोर और नादिरा का विवाह है उसमें लगभग 32 लाख का खर्चा बताया गया है, जो आज के टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ही उसमें ज़्यादा था, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे ये बहुत ही ज़्यादा था अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से बताया गया कि जो विवाह उत्सव होते थे, ठीक है, राजा रानियों की जो मैरिज होती थी, वो भी दीवाने खास और दीवाने आम में की जाती थी। नेक्स्ट है इसमें टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, पदवियाँ, उपहार और भेंट। टाइटल जो राजा लेते थे, कोई भी उपाधि, उपहार जो राजा किसी को अवार्ड देते थे, कोई भी उनको उपहार देते थे, और भेंट जो राजा को किसी के द्वारा गिफ्ट दिए जाते थे। तो उनके बारे में हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट इसमें ग्रैंड टाइटल्स वर अडोप्टेड बाय द मुगल एम्परर्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर ए विक्ट्री ओवर एन एनिमी। कि जो बड़े बड़े टाइटल थे, ग्रैंड टाइटल, जो एक नाम के साथ हम कह सकते हैं भारी भरकम उपाधियाँ जो राजा लेते थे, मुगल जो शासक थे, वो कब लेते थे, कोरोनेशन, ठीक है, खुद के जो राज्याभिषेक किया जाता था, राज तिलक किया जाता था, या तो उस समय राज तिलक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर विक्ट्री ओवर एन एनिमी, जब खुद के जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, उनके ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेते थे, उस समय ये उपाधियां धारण करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर जो उनका है वो उनका नाम नहीं था, वो उनको बाद में टाइटल दिया गया था अकबर, उनका नाम जलालुद्दीन था। तो अकबर का मीनिंग था बहुत महान शासक, नरम हृदय वाला बड़ा शासक। तो अकबर ऐसे ऐसे टाइटल जो मुगल शासक है वो लेते रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसमें है कि जो ये टाइटल हैं ये सभी के बीच में दिया जाता था, सभी प्रजाजनों को वहाँ पे इकट्ठा करके और ऊंचे स्वर में, ठीक है, लाउडली बोलकर सबको बताया जाता था कि ये राजा इस टाइटल को धारण कर रहे हैं, आगे से इनको इस नाम से बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अनाउंस्ड बाय एसएसएस, ठीक है, नकीब जिनको कहा गया है। और जो ये टाइटल होते थे इनको कौन बताते थे, जिनको उद्घोषक हम कह सकते हैं,
जिनको नकीब भी कहा गया है, सूदखोर जिनको हम कह सकते हैं, कि जो राजा के किसी भी कार्य की जो घोषणा करते थे, वहीं इन टाइटल की ये जो उपाधियां लेते थे, इनकी घोषणा करते थे कि राजा ये टाइटल ले रहे हैं, ठीक है। और एक राजा के टाइटल लेने के बाद में जो उनकी उपाधियां हैं, उनको राजा के जो मुग़ल कॉइन्स थे या फिर राजा जिन सिक्कों को चलाते थे, उन सिक्कों पर भी उनको लिखा जाता था कि उसी नाम के साथ, जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ये जो पूरा नाम है उसके नाम के साथ में टाइटल को भी जोड़कर सिक्कों पर लिखा गया था, ठीक है। दूसरा इसमें है कि जो राजा जितना बड़ा टाइटल ले रहा है, उससे ही उसकी जो उन्नति है, जो उसने प्रगति की है, उसको दर्शाता है, उसका जो स्टेटस है उसको दर्शाता है कि राजा हैं वो कैसी कैसी उपाधियां ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइटल यहाँ पे बताए गए हैं, कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है टाइटल्स, जो उपाधियाँ हैं। फर्स्ट है इसमें आसफ़ खान, ठीक है। ये जो टाइटल था आसफ़ खान का, ये कहाँ से इस टाइटल की उत्पत्ति हुई है और किनको दिया जाता था, ठीक है। तो द टाइटल ऑफ आसफ़ खान ओरिजिनेट विद आसफ़ द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट किंग सुलेमान, कि जो आसफ़ खान का ये टाइटल है, इसकी उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये एक आसफ़ शब्द से हुआ है। और आसफ़ कौन है, द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट किंग सुलेमान, ठीक है। प्रोफेट किंग जो आप कह सकते हो पैगंबर शासक जो है सुलेमान, ठीक है, उनके एक मिनिस्टर रहे हैं, उनके एक आप कह सकते हो एक उच्च अधिकारी उनके रहे हैं, उनके नाम पर इस टाइटल को दिया जाता रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जब किसी का नाम ज़्यादा फेमस हो जाता है, कोई ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो उसी के नाम पर दूसरे व्यक्तियों को टाइटल दिया जाने लगा, ठीक है, ऐसे दिया जाता रहा है। जैसे हम एक पढ़ते हैं बिस्मार्क, ठीक है, तो बिस्मार्क जो आप देखोगे उनके नाम पर भारत में भी काफ़ी लोगों को टाइटल दिए जाते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है। या फिर हम देखते हैं कोई भी एक जगह के नाम पे, जैसे हम पढ़ते हैं रूर, जो एक कोयला खनन क्षेत्र है, तो उसके नाम पर हम देखते हैं कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो ऐसे जो टाइटल है किसी दूसरे के नाम पर और दूसरों को दिए जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोफेट किंग सुलेमान थे, उनके एक मंत्री का नाम था आसफ़, और उन्हीं के नाम पे बाद में जो उच्च मंत्री रहे हैं, बहुत ही सर्वोच्च मंत्री सबके रहे हैं, उनमें से एक को ये टाइटल दिया जाता रहा है, ठीक है। आसफ़ खान टाइटल्स टू वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर, वही जो सबसे उच्चतम अधिकारी होते थे, उनमें से एक, किसी एक को आसफ़ खान का पदवी दिए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड जो टाइटल है वो मिर्ज़ा राजा, ठीक है। द टाइटल मिर्ज़ा राजा वाज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स जय सिंह एंड जसवंत सिंह, कि ये जो मिर्ज़ा राजा का टाइटल है वो औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में जो उसके दो हाईएस्ट जो मिनिस्टर रहे थे, एक का नाम है जय सिंह और दूसरे का नाम है जसवंत सिंह, ठीक है, जिनको मिर्ज़ा राजा जय सिंह और मिर्ज़ा राजा जसवंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जैसे ये तो हो गई जो राजा किसी को उपाधि अपनी मर्ज़ी से देते थे, उनसे खुश होकर देते थे, उनका जो काम होता था उनसे खुश होकर देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लोग खुद टाइटल लेना चाहते थे, कुछ उपाधियाँ मतलब लेना चाहते थे, तो वो उसके लिए राजा को क्या करते, जैसे पैसे देते थे। तो उसी का एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। मीर खान ऑफर्ड रेट 1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर अलिफ, कि जो मीर खान था उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए ऑफ़र किए, औरंगजेब को 1 लाख रुपए ऑफ़र किए, किस लिए, एक लेटर जो था अलिफ, ठीक है, अलिफ जो शब्द था उसके मीन्स इसका जो फर्स्ट अक्षर है ए अपने नाम के आगे लगाने के लिए, ताकि उसका जो नाम है मीर खान उसको क्या बनाया जा सके, अमीर खान बनाया जा सके। दैट इज़ ए टू बी एडेड टू हिज नेम टू मेक इट अमीर खान, कि उसके नाम में उसको जो ए वर्ड है या जो ए वर्ड है अलिफ में से जो निकाला गया है उसको लगा के उसके नाम को अमीर खान बनाया जा सके। नेक्स्ट है इसमें अवार्ड्स जो उपहार राजा किसी को देते थे उनके किसी कार्य से खुश होकर। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट है द रोब ऑफ ऑनर, जिसको खिल्लत कहा गया है, सम्मान का जामा। ये कैसा वस्त्र रहा है जो कभी ना कभी राजा ने जिसको पहना है और उसको राजा किसी को उपहार में दे रहा है, तो इससे सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती कि राजा खुद के पहने हुए वस्त्र किसी को उपहार में दे रहा है, यानी राजा उस व्यक्ति से बहुत ही प्रसन्न है, इसलिए खुद के जो कीमती वस्त्र हैं वो उनको दे रहे हैं, ठीक है। जामा जो होता है वो एक कुर्ते की तरह जो ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसको कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही सम्मान का सूचक माना जाता था, इसको इससे ज़्यादा सम्मान की बात कुछ नहीं हो सकती कि राजा जो खुद के पहने हुए कपड़े हैं, ठीक है, बादशाह या फिर जिसको ईश्वर का एक अंश भी माना गया है, वो खुद के पहने हुए कपड़े किसी को उपहार में दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको खिल्लत भी कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें सरप्पा,
हेड टू फुट, ठीक है, सर से लेके पाँव तक का ये एक उपहार था। ये इसमें भी कपड़े आते हैं जो राजा किसी को उपहार में देते थे। इसमें 3 चीज़ें शामिल होती, कौन सी? ए ट्यूनिक, जिसको जामा कहा गया है, यानी कि ऊपर पहनने वाला कुर्ता या इसको कमीज कह सकते हैं। ए टर्बन, जिसको पगड़ी, साफा जिसको हम सर पे पहनते हैं उसको। एंड ए शैश, पटका जिसको कहा गया है, ठीक है। ये क्या होता है पटका, शैश, जो कमर पे पहना जाता है, जिसको कमरबंद भी हम कह सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती थी, जामा, पगड़ी और पटका, ठीक है, सरप्पा। तीसरा है इसमें ज्वेल्स, राजा किसी को आभूषण भी गिफ्ट करते थे जो या तो राजा के पहने हुए हैं या फिर राजा और भी कीमती जो आभूषण उसके पास हैं उनमें से भी राजा किसी को उपहार स्वरूप दे सकते थे, अवार्ड में दे सकते थे, जिसमें कीमती हीरे जवाहरात हो सकते हैं, ठीक है, आभूषण हो सकते हैं, सोने के आभूषण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें राजा दूसरे व्यक्तियों को उपहार स्वरूप देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गिफ्ट्स जो दूसरे व्यक्ति द्वारा राजा को गिफ्ट दिए जाते थे, भेंट दी जाती थी। जब भी कोई अधिकारी या जो प्रजा के लोग हैं राजा से मिलने आते थे, वो कोई ना कोई गिफ्ट राजा के लिए ज़रूर आते थे, जिसमें 2 चीज़ें मेन है। एक है जिसका नज्र ए स्मॉल सम ऑफ मनी, यानी कि कुछ पैसों का कुछ भाग कह सकते हो, या कुछ कम कीमती चीज़ें या फिर कुछ पैसे, ठीक है, थोड़े से पैसे या थोड़े से धनराशि जिसको हम कह सकते हैं मनी, वो राजा के लिए लेके आना अपनी सुविधा अनुसार, जिसके पास जितना है उसमें से कुछ भाग राजा को भेंट स्वरूप या गिफ्ट देने के लिए उसमें से ले आए, ठीक है। दूसरा है पेशकश, ए लार्ज अमाउंट, पेशकश में है कि बहुत ज़्यादा धनराशि, बहुत ही ज़्यादा पैसे राजा को देने, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसमें पैसे ही हैं। एक धनराशि हो गई जिसमें आप कुछ हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, कुछ भी एक बहुत बड़े ज़्यादा मतलब धनराशि कह सकते हो। नज्र और पेशकश, नज्र जिसमें कम धनराशि और पेशकश जो बहुत ज़्यादा धनराशि है, जो एक लार्ज अमाउंट है, ठीक है। इसके अलावा सुविधा अनुसार जो जिसके पास भी जो अवेलेबल होता था वो राजा को उपहार में या गिफ्ट स्वरूप दे सकते थे। जैसे किसी के पास हाथी हैं, हाथियों में से हथियार हो गए या जो भी चीज़ें उनके पास में है उनको दे सकते थे, ठीक है। उसके अलावा जो गरीब प्रजाजन होते थे, जो राजा की जो प्रजा है, वो भी अपनी सुविधा अनुसार गिफ्ट लाते रहते थे राजा के लिए, चाहे वो खाने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनाज हो गया, जो भी उनके पास में है वो सब राजा को गिफ्ट में दिए जाते थे। इसी में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि राजा को कहीं ना कहीं बहुत ही महंगे गिफ्ट देने का एक रिवाज था कि राजा ज़्यादा महंगी चीज़ें देने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है टॉमस रो का, जो जहांगीर के टाइम पीरियड में हमने पढ़ा कि टॉमस रो आए थे, तो उन्होंने जो जहांगीर के जो मंत्री थे आसफ खां, उनको एक अंगूठी भेंट की थी जिसकी कीमत, जिसका रेट जो था सिर्फ 400 रुपीज़ था, 400 रुपये की थी। लेकिन और सस्ती होने की वजह से जो आसफ खां थे उन्होंने टॉमस रो को वो अंगूठी वापस लौटा दी थी। तो एक एग्जांपल है हमारे सामने कि कहीं ना कहीं राजा और उसके जो मंत्री लोग थे, जो मिनिस्टर थे, वो एक बहुत ही मतलब लार्ज अमाउंट या महंगी चीज़ों को मतलब लेना चाहते थे गिफ्ट के रूप में। सो जो सस्ती चीज़ें होती थी उनकी कम वैल्यू होती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। नेक्स्ट है इसमें द ज्वेल्ड थ्रोन, रत्न जड़ित सिंहासन, ठीक है। ये जो सिंहासन है इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि ये सिंहासन कैसा था, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, दिस इज हाउस शाहजहाँ ज्वेल्ड थ्रोन इज द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस इन द आगरा पैलेस इन डिस्क्राइब इन द बादशाहनामा, ठीक है। कि ये जो रत्न जड़ित सिंहासन है इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, और ये जो सिंहासन है ज्वेल्ड थ्रोन है ये कहाँ पे रखा हुआ है, इन द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, ठीक है। जो हमने पढ़ा अभी कि जो सार्वजनिक सभा भवन था आगरा के महल में, आगरा पैलेस था, उसमें जो सार्वजनिक सभा भवन था उसमें ये रखा गया था। और इसका वर्णन, इस चीज़ का जो ये रत्न जड़ित सिंहासन है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, जो इसकी चर्चा है वो कहाँ पे, बादशाहनामा जिसको शाहजहाँ ने लिखवाया था, ठीक है, बादशाहनामा में की गई है। नेक्स्ट है इसमें, द थ्रोन वॉज कम्प्लीटेड इन द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स। जो ये रत्न जड़ित सिंहासन है ज्वेल्ड थ्रोन, इसको बनने में कितना टाइम लगा, 7 ईयर्स, ठीक है, 7 सालों में बनकर ये पूरा हुआ। और काफ़ी कीमती है ये, इसमें बहुत सारे जो हीरे मोती से इसको सजाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 86 लाख वर्थ ऑफ जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन, और इसमें क्या है 86 लाख के कीमत के जो इसमें जेम्स यानी रत्न हैं, ठीक है, कीमती रत्न हैं, और प्रीशियस स्टोन्स जो कीमती पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें 86 लाख के। उसके बाद इसमें और क्या क्या लगे हुए हैं, 1 लाख तोला गोल्ड, ठीक है, 1 लाख तोला सोना इसमें लगे हुए हैं, जिसकी कीमत कितनी है
14 लाख रुपए, ठीक है। 14 लाख रुपए इसकी कीमत है। 1 लाख जो सोना है, 1 लाख तोला जो सोना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें और क्या लगा हुआ है, रूबी। रूबी एक बहुत ही कीमती पत्थर है जिसकी कीमत कितनी है, वर्थ 1 लाख ऑफ रुपीज़, जो 1 लाख रुपए कीमत के समान है एक रूबी जो इसमें लगी हुई है। और ये जो रूबी है, ये पत्थर है, इसको शाह अब्बास सफ़ावी थे, उन्होंने जो शाहजहाँ के जो पिता थे, जो जिनकी अब मृत्यु हो चुकी थी, जहांगीर को ये गिफ्ट किया था, ठीक है। जहांगीर को भेंट में दिया था और जहांगीर ने किसको दे दिया, शाहजहाँ को। और प्रेजेंट में किसके पास था, शाहजहाँ के पास था। और शाहजहाँ ने इसी रूबी को किस में लगाया, जो रत्न जड़ित सिंहासन था उसमें लगवाया। और इसी रूबी की खास बात क्या थी कि ये जो पत्थर है, इसमें जो मुग़ल वंश के जो आप कह सकते हो, जो इनसे पहले, शाहजहाँ से पहले जितने भी उनके वंशज रहे हैं, उनके इस पे नाम है। जैसे हमने पढ़ा था तैमूर साहिब का, मिर्ज़ा शाहरुख और मिर्ज़ा उलू बेग, ठीक है। उसके बाद बाबर, इसका शाह अब्बास, बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और उसके बाद शाहजहाँ ने भी अपना नाम इस पर लिखवाया था। तो इनके जो दादा परदादा हैं, उन सभी का नाम, जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उन सभी का नाम इस पे रूबी पे लिखा गया था। तो ये है एक रत्न जड़ित सिंहासन जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। 7 वर्ष में इसको बनकर तैयार हुआ था। और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।